नमस्कार दोस्तों, आज मैं मंजू सिंह जी की एक बहुत ही सुंदर रचना अचार का मर्तबान आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। कहानी अच्छी लगी, जिसे मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा था, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अचार का मर्तबान। अपनी घरेलू सहायिका रीमा की आवाज़ सुनकर मैं डिनर सेट को अलमारी में लगाते हुए वहीं से बोली, हाँ हाँ, इसमें पूछने की क्या बात है। वह कुछ शर्माते हुए बोली, नहीं, मैं सोच रही थी कि अगर आपके किसी काम का नहीं है तो अगर मुझे दे देती तो मैं प्लास्टिक के डिब्बे की जगह इस बार अचार इसी में डाल देती। मैं एकदम से बोली, अरे नहीं, मुझे भी तो अचार डालने के लिए इसकी ज़रूरत हो सकती है। उसने मर्तबान को फिर उसी जगह पर रख दिया। किचन की सफाई चल रही थी। रीमा और मैं मिलकर काम कर रहे थे। सारा सामान बाहर निकाल कर और किसी को पोंछ कर तो किसी को धोकर दोबारा लगाया जा रहा था। रीमा किचन में चली गई और विजय मेरे पति मेरे पास आकर बोले, नीरू, तुमने सालों से कभी अचार नहीं डाला है मर्तबान में, फिर रीमा को ही क्यों नहीं दे देती? क्या हो जाता? मैं बोली, आपको क्या पता गृहस्थी में कितनी चीज़ें होती हैं जो भले ही रखी रहे पर कभी न कभी काम आ ही जाती है। वो बोले, तुम्हारी मर्जी, और बाहर चले गए। वैसे कह तो सही रहे थे, सालों से मर्तबान का इस्तेमाल नहीं हुआ था, लेकिन मैं इसे किसी को ऐसे नहीं दे सकती थी। उसे ही दे सकती थी जो मेरा बहुत खास हो सकता है किसी को लगे एक मर्तबान में ऐसी क्या विशेषता है। हाँ, है विशेषता, जो मैं ही जानती हूँ। ये मर्तबान मेरी शादी के बाद मेरे मायके से अचार से भर कर आया था। इस बात को याद रख के आज भी मेरे होठों पर मुस्कान आ जाती है। दादी ने मर्तबान को अचार से भर के ठीक से बंद करके ऊपर से प्लास्टिक बांध कर और फिर एक साफ कपड़े के थैले में रख कर भैया के साथ दूसरे सामान के साथ में मेरे ससुराल भेजा था। मुझसे 3 साल बड़े भैया ने बहुत ही सभ्यता और शालीनता से सारा सामान सासू माँ को दिया। मेरी ससुराल में उनका भली प्रकार से स्वागत भी किया गया और भैया ने भी मुझसे बहुत प्यार से हालचाल पूछे। फिर उसके बाद मुझे बालकनी में अकेला खड़ा देखकर मेरे पास आए और पहले की तरह मेरी चोटी पकड़कर मेरे कान में दांत पीस कर बोले, नीरू की बच्ची, इस बार मैं अचार ले आया हूँ, लेकिन अगर अगली बार मुझे अचार लाना पड़ा तो मैं रास्ते में ही पटक कर ये मर्तबान फोड़ दूंगा और कह दूंगा गलती हो गई। जानती भी है मुझे कितनी परेशानी हुई इस अचार को लाने में और कितनी शर्म आई इस थैले को उठाने में। मैं कुछ कहती इसके पहले ही सासू माँ बालकनी में आ गई और प्यार से कहने लगी, क्या बातें हो रही हैं दोनों भाई बहनों में। मैं भोली भाली बनकर बोली, भैया कह रहे थे कि जब तुम्हें अचार चाहिए तो मुझे बता देना, मैं एक मर्तबान और लेकर आ जाऊंगा। सासू माँ बोली, नहीं नहीं, तुम्हारे मायके वाले क्यों हर बार अचार भेजेंगे, मैं बनाऊंगी ना। सासू माँ के सामने भैया चुपचाप मुस्कुराते रहे और मैं उन्हें मुंह चिढ़ाकर अंदर चली गई। आज भी इस बात को याद करती हूँ तो चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और भैया का प्यार भी याद आ जाता है। मम्मी पापा के ना रहने के बाद भी भैया ने हम तीनों बहनों को अपनी बेटी के समान प्यार करना शुरू कर दिया। बहनों में मैं सबसे बड़ी थी और भैया से केवल 3 साल छोटी थी, लेकिन भैया मुझे भी अब बच्ची ही मानते थे। सच ही तो है, भैया के पास जाने पर मेरा बचपना उस उम्र में भी लौट आता था। अचार के मर्तबान को प्यार से निहारती हुई न जाने कितनी ही पिछली यादें मन में घूम रही थी। ये मर्तबान मेरे मायके में अकेला नहीं था, बल्कि इसके साथ 3 मर्तबान और भी थे। याद आती है जाते हुए जून की दोपहर, जब वातावरण में उमस होती थी और हमारे बरामदे में अचार के मसालों की सुगंध। दादी और हम तीनों बहनें अचार डालने का काम करती थी। भैया अचार के लिए अमिया काटने वाले सरोते से अमिया काटते जाता था। अचार भी ढेर सारा बनता था। दादी बताती जाती थी और हम लोग उनके कहे अनुसार अचार का मसाला बनाकर तेल में मिलाकर और फिर आम के कटे टुकड़ों को बड़ी सी परात में डालकर अच्छी तरह मसाला उनके अंदर मिलाते थे। हमें अचार बहुत ज़्यादा पसंद था और उसके मसाले की महक से ही मुंह में पानी आ जाता था। जब हम लोग मसाला और आम मिलाते थे तब अचार डालने के कार्यक्रम में शामिल न होने वाली मम्मी बाहर निकल आती थी और कहती थी, अपना मुंह दूसरी तरफ कर लो, कहीं अचार में लार न टपका देना। किसी प्रकार से हंसी रोक कर सचमुच मुंह में आती लार को हम घटक जाते थे और खुद पर कंट्रोल करते थे। अचार बन जाता था और चारों मर्तबानों में भर दिया जाता था। फिर उसे धूप लगाना, अंदर रखना आदि दादी का काम हो जाता था। थोड़ा सा गलती हम लोग उसे खाना शुरू कर देते थे। बरामदे में पड़ी इजी चेयर पर लेट कर किताब पढ़ते हुए अचार चाटते जाना मेरा प्रिय काम था। दादी के निर्देश चलते रहते थे, सूखे चम्मच से ही अचार निकालना, झूठे हाथ मत लगाना आदि सोच कर आश्चर्य होता है।
आज ये सोचकर आश्चर्य होता है कि हम लोग तो कभी पराठे के साथ, कभी पूरी के साथ और कभी अचार का मसाला दाल में डालकर कितना ही अचार चट कर लिया करते थे। आज तो बाजार से खरीदी हुई एक छोटी सी अचार की शीशी भी ख़त्म नहीं होती। यह देखकर सोचती हूँ कि शायद इसीलिए मम्मी ने हम बहनों को अचार सहित मर्तबान दे दिए थे, क्योंकि हम सब के जाने के बाद वहाँ पर अचार खाने वाला था ही कौन। आज मेरी भी हालत वही हो रही है। कुछ साल तक लगातार उसी मर्तबान में अचार डालती रही और उसके बाद पहले विजय ने परहेज के कारण तेल और तेज नमक खाना छोड़ा और फिर मुझे भी यह परहेज खाने लगा। बेटा बेटी दोनों को ही अचार कोई इतना अधिक पसंद नहीं था। नींबू या चटनी के द्वारा ही वो काम चला लिया करते थे। इसके बाद वे भी समय आने पर अपने अपने घर बनाकर अलग अलग शहरों में बस गए। घर में हम दोनों ही रह गए और मैंने अचार डालना बंद कर दिया। लेकिन यह मर्तबान मेरी किचन से बाहर ही नहीं निकल पाया, क्योंकि इससे मेरी न जाने कितनी यादें जुड़ी हुई हैं। मैं सोचती थी जैसे मेरी माँ ने मुझे अचार भर कर मर्तबान दे दिया, उसी प्रकार मैं भी अपनी बेटी को दे दूँ। लेकिन उसने तो साफ ही मना कर दिया और कहा, मम्मी इतना अचार कौन खाता है आजकल, और फिर ये फ्लैट की रसोई में कहाँ रखेंगे ये मर्तबान। इसी तरह का जवाब बहू ने भी दे दिया। मतलब जिन्हें मैं अपना प्रिय मर्तबान देना चाहती थी, उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। कभी कभी मुझे मजाक में कहा भी करते थे, मर्तबान की वसीयत लिख दो, क्योंकि तुम्हें संपत्ति से ज़्यादा प्रिय ये मर्तबान है। मेरा मर्तबान से लगाव विजय नहीं समझ सकते थे, क्योंकि पुरुषों को समझाना मुश्किल है कि महिलाएं अपनी मीठी यादों से जुड़ी वस्तु को आसानी से नहीं छोड़ सकती हैं। रात को विजय खाना खाते समय फिर अचार और मर्तबान की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि बेचारी रीमा कितने मन से मर्तबान मांग रही थी, अगर उसे दे देती तो क्या हो जाता। तुम्हारे लिए तो बेकार ही है। मैं एकदम से नाराज़ होकर बोली, वह बेकार नहीं है, अभी मैं उसे किसी को नहीं दूंगी। इसके बाद अगले दिन सुबह उठकर जब मैं अपने लिए चाय बनाने गई, क्योंकि विजय अपने लिए चाय बनाकर पीकर मेरे उठने से पहले ही टहलने चले जाया करते हैं, मैंने किचन में देखा मर्तबान की जगह खाली है। मैं एकदम गुस्से से दुख से भर उठी। विजय ने आखिरकार मेरा मर्तबान रीमा को दे ही दिया। हद करते हैं विजय, उन्हें क्या मतलब रसोई की चीज़ों से। शादी के इतने साल होने के बाद भी मेरी भावनाओं को नहीं समझा। यही सब सोचती हुई गुस्से से भरी बाहर बरामदे में आई, जहाँ बैठकर विजय अखबार पढ़ा करते थे। मैं बौखलाई हुई अपनी नाराज़गी उन पर उड़ेलने ही जा रही थी कि तभी मैंने देखा मेरा मर्तबान बरामदे में कोने में एक स्टैंड पर रखा हुआ है और उसमें फूलों वाला पौधा लगा हुआ है। मुझे देखकर विजय मुस्कुराते हुए बोले, देखो तुम्हारे मर्तबान को कैसे सजा दिया है मैंने। ओह, मैं भी कितना अधीर हो जाती हूँ जरा सी बात पर। इतने सालों में भी मुझे विजय पर विश्वास नहीं हुआ कि वह मुझे दुख पहुँचाने का कोई भी काम नहीं करेंगे। मन ही मन शर्मिंदा होती हुई विजय की तरफ कृतज्ञता भरी नज़रों से देखती हुई मैं मर्तबान के पास खड़ी थी और उसमें उगे पौधों के फूलों को देखती हुई प्यार से मर्तबान को सहला रही थी। विजय ने मेरे मर्तबान को नया जीवन दे दिया था। मुझे भी बता दिया था कि मेरी खुशी उनके लिए सबसे बढ़कर है। इसके बाद मैं चुपचाप आकर विजय के पास बैठ गई और उनके कंधे पर सर रख दिया। ये थी रचना अचार का मर्तबान। उम्मीद है आपको ये रचना पसंद आई होगी। मिलते हैं हम किसी नई कहानी के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए।